साल था 1929। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये सिर्फ एक और साल नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसा मोड़ था जिसने आज़ादी की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। ये वही साल था जब टकराव, बलिदान और एक बहुत बड़े सपने ने मिलकर हमारे भारत के भविष्य की नींव रखी भी। तो चलिए, इस ऐतिहासिक साल की घटनाओं को ना एक-एक करके समझते हैं। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर 1929 इतना खास है क्यों। फिर देखेंगे कि कैसे राजनीतिक षड्यंत्रों और मांगों ने उस वक्त माहौल को गरमा दिया था। इसके बाद हम क्रांतिकारियों के अद्भुत बलिदान को याद करेंगे और फिर समझेंगे कि डोमिनियन स्टेटस की जो ब्रिटिश पेशकश थी वो नाकाफी क्यों थी। और सबसे आखिर में हम पहुंचेंगे उस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन तक जहां पूर्ण स्वराज का नारा गूंजा था। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले खंड के साथ और समझते हैं कि 1929 को एक ऐतिहासिक वर्ष कहा क्यों जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1929 में ऐसा क्या हुआ था। असल में ये वो साल था जब ब्रिटिश हुकूमत और आज़ादी के दीवानों के बीच का जो तनाव था वो एक निर्णायक मोड़ पर आ गया था। जी हाँ, इसी साल वो चिंगारियां भड़की जिन्होंने आने वाले दशकों में एक बड़ी आग का रूप ले लिया। देखिए, साल की शुरुआत ही राजनीतिक उथल-पुथल के साथ हुई और हमारा दूसरा खंड इसी पर है, षड्यंत्र और मांगे, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे कानूनी और राजनीतिक टकरावों ने आगे के लिए मंच तैयार किया। बात है मार्च 1929 की। ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, मेरठ षड्यंत्र केस। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत में जो मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलन तेजी से फैल रहे थे ना, बस उनकी कमर तोड़ना। और इस कार्रवाई में कई बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए। कौन कौन थे? इनमें शामिल थे मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली और शौकत उस्मानी। और ठीक इसी महीने 28 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी प्रसिद्ध 14 सूत्रीय मांगे पेश की। अब सवाल है कि ये मांगे आईं क्यों? तो इसकी वजह थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को खारिज कर दिया गया था। जिन्ना ने दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इन मांगों को रख के मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा का उद्देश्य सबके सामने रखा। अब साल का मध्य आते आते ना राजनीतिक बहसों से ज्यादा क्रांतिकारियों के साहसी कारनामों की गूंज सुनाई देने लगी थी और हमारा तीसरा खंड उन्हीं के बलिदान को समर्पित है। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली एक जोरदार धमाके से गूंज उठी। ये काम था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का। वे दमनकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, उनका मकसद किसी को मारना बिल्कुल नहीं था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उनका मकसद तो बहरों को सुनाना था। और फिर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वे भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। इसके बाद मई में मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें एक बहुत खास बात देखने को मिली। भगत सिंह ने तो अदालत को ही अपनी विचारधारा के प्रचार का एक मंच बना लिया और अपना बचाव खुद ही किया। वहीं बटुकेश्वर दत्त का बचाव वकील आसिफ अली ने किया। खैर, जून 1929 में फैसला आया और दोनों ही क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इसी बीच जेल की दीवारों के अंदर एक और संघर्ष चल रहा था, जिसका अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। 13 सितंबर 1929 को क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जतिन दास का ये बलिदान क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लाहौर जेल में वे बस एक साधारण सी मांग कर रहे थे कि राजनीतिक कैदियों को भी इंसानों जैसा सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। और इसी मांग के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की, जो आखिर में उनकी मृत्यु का कारण बनी। सोचिए, 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 63 दिन। जी हाँ, 63 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दृढ़ संकल्प और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो क्रांतिकारियों के इस बढ़ते दबाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने बातचीत का एक नया दौर शुरू किया और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, डोमिनियन स्टेटस की पेशकश और उसके इर्द गिर्द घूमती हुई राजनीति। 31 अक्टूबर 1929 को उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा की।
उन्होंने कहा कि भारत की संवैधानिक प्रगति का जो अंतिम लक्ष्य है वो डोमिनियन स्टेटस दिलाना है। और साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। तो ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये डोमिनियन स्टेटस था क्या? इसका मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वशासित राष्ट्र जो ब्रिटिश सम्राट को ही अपना राष्ट्राध्यक्ष मानेगा। मतलब शासन तो अपना, लेकिन मुखिया ब्रिटिश सम्राट ही रहेगा। अब इस घोषणा के जवाब में हमारे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने नवंबर 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखीं। और सबसे मुख्य शर्त ये थी कि सम्मेलन का मकसद सिर्फ डोमिनियन स्टेटस पर विचार विमर्श करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लागू करने के लिए एक संविधान तैयार करना होना चाहिए। लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिसंबर 1929 में इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। तो यहाँ पर ना दोनों पक्षों के बीच की जो खाई थी वो बिल्कुल साफ नजर आती है। अब देखिए, एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार जो डोमिनियन स्टेटस को एक दूर के लक्ष्य की तरह दिखा रही थी कि भाई इस पर तो अभी सिर्फ विचार होगा, और दूसरी तरफ थे भारतीय नेता जिनकी मांग थी कि अब विचार का समय गया, अब तो इसे लागू करने के लिए योजना बनाने का समय है। तो बस जब वायसराय इरविन ने ये मांगे ठुकरा दी तो बातचीत के सारे रास्ते ही बंद हो गए। और इसी टकराव का जो नतीजा निकला वो हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड में ले जाता है, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का उद्घोष। और फिर आया दिसंबर 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आज़ादी की लड़ाई का लक्ष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब डोमिनियन स्टेटस या कोई आधी अधूरी आज़ादी नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता को भारत का एकमात्र लक्ष्य घोषित कर दिया गया। ये दो शब्द पूर्ण स्वराज सिर्फ एक घोषणा भर नहीं थे, ये तो भारत की आत्मा की आवाज बन गए, जो अब ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह आज़ादी से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 1929 का अंत एक ऐसे दृश्य के साथ हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। सबसे पहले तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, और फिर 31 दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली आधी रात को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का नया तिरंगा फहराया। और उस रात इंकलाब जिंदाबाद के नारों की गूंज ने पूरे देश को एक नया सपना और एक नई उम्मीद दी। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।